कंटेस्ट क्या है इसका, ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन स्कीम ऑफ इंडिया, ये जो लॉन्च किया गया है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत। ये जो ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन स्कीम है ये मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी द्वारा लॉन्च किया गया है। पर्पज़ क्या है कि एक तरीके, देखिए ये है क्या चीज़, एक तरीके का पासपोर्ट समझ लीजिए, चाहे एक लेवल है समझ लीजिए। कोई इंडस्ट्री हाइड्रोजन बनाती है तो वो हाइड्रोजन बनाने का जो प्रोसेस है वो ग्रीन है कि नहीं। ग्रीन इन द सेंस क्या है कि उससे पॉल्यूशन इतना ज़्यादा तो नहीं हो रहा है कि उस हाइड्रोजन की का मतलब हम यूटिलाइजेशन करें तो एक तरीके से जो है जो प्रोडक्शन हुआ है हाइड्रोजन के उसमें प्रदूषण ज़्यादा हुआ है। एग्जाम्पल के लिए देखा जाए तो इसमें जो सर्टिफिकेशन का स्कीम रखा गया है तो वो रखा गया है कि 2 kg CO2 इक्विवेलेंट पर kg ऑफ H2 और लेस, मतलब जो है 1 kg, अगर कोई इंडस्ट्री है समझ लीजिए 1 kg हाइड्रोजन बना रही है तो उस 1 kg हाइड्रोजन बनाने के लिए उसमें जो है 2 kg से कम CO2 गैस या इससे इक्विवेलेंट कोई चीज़ जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं निकलनी चाहिए। फिर से कोई रिपीट करता हूँ उसको कि 1 kg अगर हाइड्रोजन बना रहा है कोई भी इंडस्ट्री तो उससे उसको बनाने में जो है ना 2 kg से कम जो है कार्बन डाइऑक्साइड चाहे उससे रिलेटेड जो है गैसेज जो ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं वो निकलनी चाहिए। इसी से हम जो है ना एमिशन इंटेंसिटी को मेजर करेंगे। तो ये मेजर कौन करेगा, देखिए इसको लागू करने की संस्था जो है अगर किसी नोडल मिनिस्ट्री जो है इसके अंतर्गत मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी है, लेकिन इसको जो है ये मार्क कौन करेगा कि भाई 2 kg से ज़्यादा CO2 नहीं रिमूव हुआ है, तो ये ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी इसके द्वारा जो है एक तरीके से लेबलिंग किया जाएगा कि हाँ ये जो है हाइड्रोजन जो प्रोडक्शन हुआ है वो जो है ग्रीन हाइड्रोजन है। इसमें जो है कैलकुलेशन का मेथोडोलॉजी क्या है कि ग्रीन हाउस गैस एमिशन इंटेंसिटी ऑफ ग्रीन हाउस गैस प्रोडक्शन शैल बी फॉलो, और ये जो मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा जो ग्रीन हाइड्रोजन एमिशन कैलकुलेशन मेथोडोलॉजी है उसी को यहाँ पे यूज किया जाएगा। और जो सर्टिफिकेशन है वो जो है नॉन ट्रांसफरेबल है और इसको जो है क्लेम नहीं किया जा सकता है एमिशन रिडक्शन क्रेडिट के रूप में। तो ये एक्चुअल में इसका पर्पज़ क्या है, इसका एडवांटेज क्या है, एग्जांपल से समझते हैं कि मान लीजिए यूपी में कोई एक कंपनी है जो हाइड्रोजन जनरेट करती है, ठीक है, और उसको जो है अपना प्रोडक्ट जो है यूके में चाहे यूरोपियन यूनियन में सेल आउट करना है। तो यूरोपियन यूनियन वाले क्या है कि अभी जो एक सीबाम जो है मतलब जो है कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म जो लेकर के आए हैं कि मतलब उनको वही प्रोडक्ट चाहिए जो मतलब जो यूरोप में जितना कार्बन इमिशन से संबंधित जो नॉर्म्स हैं उसको वो इंडस्ट्री अगर फॉलो करती है तो हम तब जाके उससे परचेस करेंगे। तो कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म को फॉलो करना चाहिए। अब यूरोपियन यूनियन की कोई इंडस्ट्री जो इंपोर्ट करेगी हाइड्रोजन हमारे यहाँ से तो वो आके फैक्ट्री तो देखेगी नहीं कि हाँ ठीक है CO2 का एमिशन जो है 2 kg से कम है पर kg ऑफ हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में, तो वो क्या देखेगी कि इस पे जो है ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन वो लगा हुआ है कि नहीं ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के द्वारा। तो इसका पर्पज एक्चुअल में यही है। टाइप्स ऑफ जो है ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में एक बार देख लेते हैं कि हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड थ्रू द इलेक्ट्रोलाइसिस स्प्लिटिंग वाटर मोलिकुल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो ग्रीन हाइड्रोजन जो प्रोड्यूस होता है वो जो है हाइड्रोजन वाटर के जो मोलिकुल्स जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं उसको स्प्लिट कर देता है। और स्प्लिट किसके थ्रू होता है, एक प्रोसेस होता है इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू, इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस लाइक सोलर एंड विंड एनर्जी। और ये इलेक्ट्रोलाइसिस वाला जो प्रोसेस होगा वो सोलर एनर्जी या विंड एनर्जी यूज करेगा, रिन्यूएबल एनर्जी यूज करेगा ताकि प्रदूषण कम हो। इसका एप्लीकेशन क्या होगा कि डिकार्बोनाइजेशन सेक्टर लाइक स्टील प्रोडक्शन, रिफाइनरीज, फर्टिलाइजर प्लांट्स, ट्रांसपोर्टेशन, एनर्जी स्टोरेज इसका यूज करेंगे सब। चैलेंजेस क्या है कि इसका एक तो प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो बढ़ जाता है ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन का कॉस्ट, और रिक्वायर हाई प्रेशर टैंक्स, क्रायोजेनिक टेम्परेचर इसके स्टोरेज के लिए। क्रायोजेनिक टेम्परेचर का मतलब जो है सब जीरो टेम्परेचर, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम जो है टेम्परेचर क्रायोजेनिक होता है। तो वो ऐसा टेम्परेचर हमको चाहिए। हाई प्रेशर रिक्वायरमेंट टैंक होते हैं जिसमें इसको स्टोरेज किया जा सके। और रिक्वायर्ड कम से कम जो है 9 लीटर वाटर 1 kg हाइड्रोजन के प्रोडक्शन के लिए चाहिए, और साथ साथ जो है इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन भी बहुत ज़्यादा होता है। इट कैन बी यूज डायरेक्टली एज ए फ्यूल के रूप में जो हाइड्रोजन का यूज किया जा सकता है फॉर द इंटरनल कंबंशन, और इसको साथ साथ जो है नेचुरल गैस के साथ जो भी ब्लेंडिंग किया जा सकता है, और यूज एज ए फ्यूल फॉर द हीट और पावर जनरेशन, जैसे कि स्टील प्लांटों में, पावर प्लांटों में, सीमेंट प्लांटों में भी इसका यूज किया जा सकता है। और जो है खास करके हाइड्रोजन फ्यूल सेल का यूज किया जा सकता है व्हीकल्स वगैरह को रन करने में। तो ये हुआ ग्रीन हाइड्रोजन का क्या क्या यूज किया जा सकता है। इसके अलावा जो है जो टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन, जैसे हाइड्रोजन को क्या हम बोलते हैं कि फ्यूचर ऑफ एनर्जी, मतलब एनर्जी फ्यूचर की एनर्जी है एक तरीके से हाइड्रोजन। तो अलग अलग कैटेगरी में जो है इसको डिवाइड किया गया है, जैसे कि ब्लैक हाइड्रोजन, ग्रे हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन, टर्क्विस हाइड्रोजन, पिंक हाइड्रोजन और ग्रीन हाइड्रोजन। ये क्या है, हाइड्रोजन तो जनरेट होगा, लेकिन इस हाइड्रोजन को जनरेट करने में जो प्रोसेस यूज किया गया है, जो एमिशन हो रहा है ग्रीन हाउस गैस क्लाइमेट चेंज से संबंधित जो है, तो उसके अकॉर्डिंगली जो है ना इसको जो है कि रैंक कलर कोड दिया हुआ है। जैसे कि अगर ब्लैक
चाहे ब्राउन हाइड्रोजन की बात की जाए तो इसका जो है प्रोडक्शन का प्रोसेस क्या है, कोल गैसिफिकेशन के माध्यम से इसका प्रोडक्शन होगा। सोर्स क्या होगा, रॉ मटेरियल मतलब एनर्जी का सोर्स इसमें कोल होगा। तो ये एक तरीके से प्रोहिबिटेड है, ये ग्रीन हाइड्रोजन के हमारे क्लासिफिकेशन में नहीं आएगा और सर्टिफिकेशन नहीं मिलेगा। उसी तरीके से ग्रीन हाइड्रोजन की बात की जाए तो इसका जो प्रोसेस है क्या है, मेथेन रिफॉर्मेशन, और इसके लिए जो फ्यूल यूज किया जाएगा वो नेचुरल गैस। और नेचुरल गैस भी क्या होगा, हाइड्रोजन और कार्बन का ही मतलब जो है यूटिलाइजेशन करता है, प्रदूषण इससे भी होता है। फिर ब्लू हाइड्रोजन की बात की जाए तो ये क्या है, कोल गैसिफिकेशन और मेथेन के रिफॉर्मेशन से संबंधित जो है टेक्नोलॉजी का यूज किया जाएगा, और इसमें भी जो फॉसिल फ्यूल जो है बेस्ट फ्यूल यूज किया जाएगा। और तार्कियस हाइड्रोजन की बात की जाए तो इसको पायरोलिसिस इन द सेंस जिसमें जो है हाई टेम्परेचर का यूज किया जाएगा, हाई टेम्परेचर का यूज करके जो है ब्रेकडाउन किया जाएगा और हाइड्रोजन को सेपरेट किया जाएगा। तो इसमें भी जो है मेथेन गैस का यूज किया जाएगा, इसमें भी एमिशन होगा। फिर पिंक हाइड्रोजन की बात की जाए तो ये क्या है, इसमें न्यूक्लियर एनर्जी का यूज किया जाएगा फॉर द प्रोसेस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइसिस। और जब हम ग्रीन हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं तो जैसा हमने डिस्कशन किया कि इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस चाहे बायोमास गैसिफिकेशन का प्रोसेस होगा, और उसमें जो है एनर्जी का सोर्स होगा हमारा रिन्यूएबल एनर्जी, जैसे सोलर और विंड एनर्जी। तो इससे जो है एमिशन जो इंटेंसिटी की बात जो हम कर रहे हैं वो हमारा कंट्रोल हो जाएगा। तो ये हुआ टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन और मतलब ग्रीन हाइड्रोजन के सर्टिफिकेशन से संबंधित जो हमारा डिस्कशन। और ये जो है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की बात की जाए 2023 में जो है इसे लॉन्च किया गया था, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। इसका टारगेट ये था कि इंडिया को ग्लोबल हब बनाना है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन हाउस गैस, उसके यूज से संबंधित और एक्सपोर्ट से संबंधित जो है ये इसका टारगेट रखा गया था। 5 मिलियन मेट्रिक टन जो है पर ईयर, 5 मिलियन मेट्रिक टन जो है पर ईयर जो है ग्रीन हाउस गैस हमको बनाना है 2030 तक आते तक। की कंपोनेंट्स इसमें क्या है कि एक तो स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट ग्रीन हाउस गैस के ट्रांजिशन से संबंधित और ग्रीन हाइड्रोजन हब के रूप में। और अभी जो है हाल फिलहाल में दीनदयाल पोर्ट जो गुजरात में है, वीओ चिदम्बरम पोर्ट जो तमिलनाडु में है, और पारादीप पोर्ट जो कि उड़ीसा में है, उसको रिकॉग्नाइज किया गया है कि ग्रीन हाइड्रोजन हब अंडर द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के रूप में इनको जो है एक तरीके से हब के रूप में जो है रिकॉग्नाइज किया गया। और साथ ही साथ जो 1 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन पावर प्लांट जो है वो इंडिजीनियसली मतलब इंडिया के द्वारा ही बनाया गया है। कहाँ पे, कांडला हमारा जो पोर्ट है वहाँ पे कमीशनिंग किया गया है। तो ये जो है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन से संबंधित हमारा टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बायोफ्यूल में नेशनल बायो एनर्जी प्रोग्राम से संबंधित। अभी क्या है कि मिनिस्ट्री ऑफ न्यू और रिन्यूएबल एनर्जी जो है अपने गाइडलाइन जो है अपडेट किया है, जिसमें वेस्ट टू एनर्जी और बायोमास से संबंधित जो है कुछ संशोधन किए गए हैं, कुछ अपडेशन आया हुआ है। नेशनल बायो एनर्जी प्रोग्राम जो है 2022 में लॉन्च किया गया था। इसका इम्प्लीमेंटेशन के लिए 2 फेस में 17-15 करोड़ जो है वो अलॉट किया गया है 2021 से लेकर के 2025 तक के टाइम ड्यूरेशन के लिए। ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो सरप्लस बायोमास है खास करके जो ग्रामीण क्षेत्रों में, तो उसका यूटिलाइजेशन करके हम पावर जनरेट करेंगे। और इसको जो है सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोग्राम क्या है इसमें कि जो वीकर सेक्शन है चाहे जो अंडर डेवलप्ड एरिया है उसके मतलब प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने के लिए ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा और ज़्यादा वेटेज दिया जाएगा। जैसे कि 20% जो है ना सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस को जो है के माध्यम से जो है स्पेशल पैकेज मिलेगा नॉर्थ ईस्ट रीजन में और हिली स्टेट्स में, साथ साथ SC/ST बेनिफिशरीज़ को का मतलब सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस का 20% जो है इस कैटेगरी के क्षेत्रों में और इस टाइप के बेनिफिशरी को जाएगा। बायो एनर्जी के जो है वो 3 कंपोनेंट्स है। पहला जो है वेस्ट टू एनर्जी प्रोग्राम, इसमें जो है वेस्ट वगैरह से जो है उसको पायरोलिसिस या प्लाज्मा गैसिफिकेशन के माध्यम से जो है बायोगैस जनरेट किया जाएगा। बायो CNG पावर और सिंगैस जो है वो अर्बन क्षेत्र, इंडस्ट्रियल एरिया और एग्रीकल्चर वेस्ट में यूज होने के लिए इसका यूटिलाइजेशन किया जाएगा। टेक्नोलॉजी क्या है कि पायरोलिसिस मतलब हाई टेम्परेचर पे इसको जो है एक तरीके से बर्न किया जाएगा या प्लाज्मा गैसिफिकेशन के माध्यम से। दूसरा इसमें कि बायोमास प्रोग्राम, तो बायोमास प्रोग्राम क्या है कि जो बायोमास होते हैं कहीं भी ग्रामीण क्षेत्रों में चाहे अर्बन एरिया में, बायोमास इन द सेंस जो भी प्लांट्स वेस्ट वगैरह है, चाहे उनका लीफ हुआ, लकड़ी का रेसिड्यू हुआ, चाहे कोई फार्मिंग वगैरह किए तो उससे जो बगासे बनता है, स्टेबल बचता है, तो उसको एक तरीके से जो है ब्रिक्वेट और पेलेट के फॉर्म में जो है मैन्युफैक्चरिंग किया जाएगा। ब्रिक्वेट और पेलेट मतलब छोटा सा जो है गोल टाइप का शेप दे करके इसको एक तरीके से फ्यूल के शेप में, कोल के शेप में जो है लाया जाता है, ब्रिक्वेट फॉर्म चाहे पेलेट फॉर्म में लाया जाता है और इसको जो है को जनरेशन के लिए यूज किया जाएगा। तो ये हुआ बायोमास प्रोग्राम संबंधित। तीसरा जो है बायोगैस से संबंधित जो है इसमें कंपोनेंट है, तो ये जो है सपोर्ट करता है बायोगैस के जनरेशन जो कि यूज होगा कुकिंग फ्यूल, स्मॉल पावर नीड्स और इम्प्रूव सैनिटेशन, वुमेन एम्पावरमेंट। तो इसका एक्चुअल पर्पज ये है, जो बायोगैस हमारा बनता है उसमें 95% जो है मेथेन होता है और कुछ CO2 होता है।
और थोड़ा स्मॉल अमाउंट में नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड और साथ साथ ऑक्सीजन होता है। 90% कंपोनेंट उसका मेथेन और CO2 से बना हुआ होता है। बेसिकली मेथेन गैस ही होता है। तो कुछ की फीचर जो है रिवाइज्ड गाइडलाइंस के हिसाब से जो है इंट्रोड्यूस किए गए हैं। तो वेस्ट टू एनर्जी प्रोग्राम से संबंधित जो है की फीचर जो है इंप्रूव किया गया है। इसमें क्या है कि अब ही जो है ना अप्रूवल जो है वो ईजियर कर दिया गया है फॉर द MSME इंडस्ट्रीज़ के लिए, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए अप्रूवल सिस्टम जो है ईजी कर दिया गया है। दूसरा जो है ना जो CFA जो डिस्पर्सल है, सेंट्रल फाइनेंशियल का जो मैकेनिज्म है वो 2 स्टेज में है। पहला जो 50% जो है वो रिलीज होगा पैसा कब, जब स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और बैंक की गारंटी के साथ जो है स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का कंसेंट मिल जाएगा तो 50% फंड जो है CFA का रिलीज हो जाएगा। रिमेनिंग जो फंड है अगर जो है कैपेसिटी है जितनी भी उसका 80% कैपेसिटी अगर अचीव हो जाता है तो रिमेनिंग जो है फंड वो डिस्पर्स कर दिया जाएगा। ये हुआ कि वेस्ट टू एनर्जी प्रोग्राम से संबंधित। दूसरा बायोमास प्रोग्राम से संबंधित क्या है कि अगर ब्रिक्वेट चाहे पेलेंट प्लांट लगाता है बायोमास का कोई इंडस्ट्री तो उसको जो है कोई क्लियरेंस की ज़रूरत नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट्स क्लियरेंस के लिए नहीं चाहिए। ये एक तरीके से टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन की बात करता है, मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम होगा। और ख़ास करके जो बायोमास वगैरह का जो सोर्स होता है वो फार्मिंग एग्रीकल्चर वगैरह होता है, तो जो स्टेबल बर्निंग वगैरह कर रहा था तो उसको ना करके उसको सपोर्ट देने के लिए जो पेलेट्स प्रोड्यूसर होते हैं वो अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। कहाँ पे, मतलब उसके रजिस्टर करके जो है फंड की व्यवस्था कर सकते हैं ताकि स्टेबल बर्निंग ना हो। वो मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी चाहे सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का कोई स्कीम चल रहा होगा जिसमें स्टेबल बर्निंग ना करे और कुछ उसको मतलब स्टेबल बर्निंग के बजाय जो है पेलेट चाहे ब्रिक्वेट फॉर्म में जो है उसको कन्वर्ट करने के लिए जो खर्चे आएंगे उसके लिए किसी भी संस्था पे जो है वो रजिस्ट्रेशन कर सकता है, चाहे MNRE चाहे CPCB। तो ये हुआ हमारा बायो एनर्जी से संबंधित डिस्कशन। दूसरा गवर्नमेंट के द्वारा एक स्कीम चल रही है इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल, मतलब पेट्रोल में जो है इथेनॉल की ब्लेंडिंग करने से संबंधित ये न्यूज़ है कि जैसे पहले 5% जो है ब्लेंडिंग होता था, फिर धीरे धीरे जो है 20% का जो है टारगेट जो है गवर्नमेंट ने रखा है। 2030 में हमको ये अचीव करना था E20, जिसको हमने 2025-26 में ही अचीव कर लिया। तो इससे संबंधित कुछ डिस्कशन करते हैं कि ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने अनाउंस किया है कि इंडिया अचीव्ड 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग टारगेट, जिसको EBP बोलते हैं। समय से पहले ही हमने इस टारगेट को अचीव कर लिया। जो इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल का जो है जेनेसिस है 2003 में से लॉन्च किया गया था एज ए पेट्रोल में उसको ब्लेंडिंग करने से संबंधित था। इससे क्या, एक तो पॉल्यूशन वाला भी हम जो है प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते हैं, दूसरा जो है हमको पेट्रोल के प्रोडक्शन के लिए जो क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं उसका 80% जो रिक्वायरमेंट है हम मतलब इंपोर्ट से मीट करते हैं। तो एक तरीके से इंपोर्ट डिपेंडेंसी को भी रिड्यूस करने के लिए और पॉल्यूशन से अबेटमेंट के लिए इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम 2003 में लॉन्च किया गया था। ये इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम क्या है, ये एक प्रोसेस है ऑफ मिक्सिंग इथेनॉल विद द पेट्रोल। पेट्रोल के साथ इथेनॉल की ब्लेंडिंग मिक्सिंग करते हैं जिससे कि हमको सस्टेनेबल और क्लीनर बर्निंग फ्यूल हमको मिलता है। पहले E10 की बात की जाए तो 10% इथेनॉल जो है वो पेट्रोल के साथ मिक्स होगा बाय द वॉल्यूम। फिर 20 की बात करते हैं तो 20% मिक्सअप होगा। E85 फ्यूल की बात करें तो 85% इथेनॉल बाई वॉल्यूम जो है वो पेट्रोल में मिक्सअप होगा। तो E20 का जो हम यूज करते हैं तो इससे क्या होगा कि गिव बेटर एक्सेलरेशन, मतलब जो है स्पीड बढ़ाने में स्मूथ स्पीड बढ़ेगी गाड़ी की, राइड की क्वालिटी बढ़ेगी, स्मूथ राइड होगा, नॉइज़ पोल्यूशन वगैरह जो होता था वो भी कम हो जाता है। लोअर कार्बन एमिशन बाई अप्रॉक्सीमेटली 30% एज कम्पेयर टू E10। मतलब E10 अगर फ्यूल यूज कर रहे थे इथेनॉल ब्लेंडिंग 10% वाला तो और E20 यूज कर रहे हैं तो उससे हमारा जो एमिशन है कार्बन का वो 30% तक रिड्यूस होगा। ये जो है गवर्नमेंट के द्वारा जो है इसके फ़ायदे बताए गए हैं। टारगेट क्या है कि नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल 2080 के हिसाब से और फिर बाद में 22 के अमेंडमेंट के बाद से जो है हमारा टारगेट था कि 20% जो है इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल जो है हम यूज़ करेंगे कब तक, 2030 तक, लेकिन हम 2025-26 में ही उसको अचीव कर लिए। अभी स्टेटस क्या है इथेनॉल ब्लेंडिंग से संबंधित कि इथेनॉल का जो प्रोडक्शन है, अब जैसे कि पहले हम अब 2003 में हम स्कीम को लॉन्च किया तो उस समय हमारा इथेनॉल का प्रोडक्शन कितना था, अगर देखा जाए तो 2014 में हमारा 1.5% इथेनॉल ब्लेंडिंग हो रहा था। अब 13 फोल्ड मतलब 13 गुना जो है हमारा इथेनॉल ब्लेंडिंग विद द पेट्रोलियम हो गया है 20% होकर के। इथेनॉल का जो प्रोडक्शन था 2014 में हमारा 38 करोड़ लीटर था, जो कि अभी 2025 में 660 करोड़ लीटर हो चुका है। नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल की बात की जाए तो इसमें जो है इथेनॉल बनाने के लिए हमको शुगर केन जूस, शुगर बीट, कसावा, डैमेज्ड फूड ग्रेन्स, रोटन पोटैटोस,
अनफिट फॉर द ह्यूमन कंजप्शन प्रोडक्शन, मतलब ऐसे चीज़ जो ह्यूमन कंजप्शन के लिए अनफिट है उसका हम यूज कहाँ करेंगे, बायोफ्यूल कोई प्रोडक्शन में, बायोफ्यूल बनाने के लिए। यूजेज ऑफ सरप्लस फूड ग्रेन टू बी यूज्ड फॉर द एथनॉल प्रोडक्शन एंड ब्लेंडिंग विद द पेट्रोल, और जो सरप्लस फूड ग्रेन्स है जिसका हम खाने में यूज नहीं कर पा रहे हैं तो उसको भी जो है एथनॉल प्रोडक्शन में और पेट्रोलियम ब्लेंडिंग में, पेट्रोल के साथ ब्लेंडिंग करने में यूज करेंगे। एथनॉल का फार्मूला क्या हुआ, C2H5OH, C2H5OH एथनॉल का फार्मूला हो गया। तो इसके बारे में देख लेते हैं कि एक तरीके से ये रिन्यूएबल फ्यूल है, क्योंकि हम ज़्यादातर जो है ना हमारा जो बायोमास वगैरह जो है वेस्टेज वगैरह प्रोडक्ट है और ऐसे जो प्रोडक्ट है जिसका हम जो है फार्मिंग के थ्रू रेज कर सकते हैं उसी का जो है हम यूटिलाइजेशन करते हैं। तो एक तरीके से ये हुआ हमारा रिन्यूएबल फ्यूल। एनहाइड्रस एथाइल अल्कोहल, मतलब जो है इसमें वाटर कंटेंट जो है बहुत कम होता है। डिहाइड्रेशन प्रोसेस है जिसमें कि हमारा 99.5 से लेकर के 99.9% तक जो है वो इथेनॉल होता है। प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द शुगर केन, मेज, व्हीट एंड क्रॉप्स विथ हाई स्टार्च कंटेंट, जो क्रॉप्स हाई स्टार्च कंटेंट हैं जैसे कि हमारा मक्का वगैरह हुआ, मेज, व्हीट, ऐसे क्रॉप्स से जो है हम मतलब जो है इथेनॉल प्रोड्यूस करते हैं, जो कि जिसकी प्योरिटी 99.5 से लेकर के 99.9 रहता है। वाटर कंटेंट बहुत कम रहता है, एनहाइड्रस रहता है। नेचुरली जो है प्रोड्यूस किया जाता है बाय द फर्मेंटेशन ऑफ द शुगर्स बाय ईस्ट और वाया पेट्रोकेमिकल प्रोसेस लाइक एथिलीन हाइड्रेशन। तो एथिलीन हाइड्रेशन टाइप का जो है पेट्रोकेमिकल प्रोसेस चाहे फर्मेंटेशन के द्वारा जो है नेचुरल प्रोसेस के थ्रू इथेनॉल बनाया जाता है। इसकी ऑक्टेन वैल्यू जो होती है ना वो हाई होती है, जिसके रेटिंग में हाई होती है, बट इट इज़ 27% लेस एनर्जी डेंस देन पेट्रोल। ऑक्टेन वैल्यू हाई होती है तो ये भी हमारे एज ए फ्यूल हम यूटिलाइजेशन करते हैं, वो उसके लिए ये सूटेबल हुआ, सही हुआ। बट और अगर एनर्जी डेंसिटी के हिसाब से देखा जाए तो 27% लेस डेंस होता है कंपेयर देन पेट्रोल के, मतलब उससे हल्का होता है, लाइट वेट होता है। सर्व एज ए पेट्रोल एडिटिव एंड एज ए स्टैंड एलोन फ्यूल, जैसे कि अगर हम E10, E20 यूज कर रहे हैं तो क्या है वो एज ए एडिटिव यूज कर रहे हैं। इवन अप टू स्टैंड एलोन फ्यूल, मतलब E85 और E100 भी एज ए फ्यूल यूज किया जा सकता है। नॉन फ्यूल बेस्ड यूज क्या है तो सैनिटाइजर के रूप में, परफ्यूम्स, बेवरेज एंड नेस्ट्रल सॉल्वेंट के रूप में भी इसका यूज किया जा सकता है इथेनॉल का। बाई प्रोडक्ट इससे जो निकलता है, जिससे क्या होता है डिस्टिलेशन वगैरह करते हैं जहाँ पे एनहाइड्रेशन प्रोसेस के थ्रू एथाइल एल्कोहल बनता है, तो वहाँ जो है डिस्टिलेशन के थ्रू जो है ड्राइड ग्रेन्स फ्रॉम द ग्रेन इथेनॉल आर रीयूज्ड एज ए एनिमल फीड। तो वहाँ पर जो है बचा हुआ जो ड्राइड ग्रेन्स मिलता है उसको हम जो है एनिमल फीड के रूप में भी यूज कर सकते हैं। स्टेटस अगर देखा जाए तो इंडिया इज वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, इथेनॉल का जो प्रोड्यूसर है इंडिया विश्व का तीसरा नंबर का प्रोड्यूसर है। नंबर 1 पे यूएसए और ब्राज़ील है, नंबर 1 पे यूएसए और सेकंड पे ब्राज़ील है। एंड कंज्यूमर ऑफ द इथेनॉल, मतलब थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर के साथ साथ जो है कंज्यूमर भी है इंडिया। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका जो है टॉप इथेनॉल प्रोड्यूसर स्टेट हमारे इंडिया में है। देखिए इथेनॉल जैसे जब हम बनाना चालू किए थे तो स्टार्टिंग स्टेज में क्या है ना कि जो फूड प्रोडक्ट थे, जो वेस्टेज वगैरह थे, चाहे मतलब जो ह्यूमन कंजप्शन के लिए प्रोडक्ट हुआ करते थे उससे हम बनाते थे। बाद में जैसे जैसे रियलाइज़ किया गया कि हमको क्लाइमेट चेंज के साथ साथ फूड सिक्योरिटी का भी इशू है और हमारे पास जो है लैंड मास जो है वो लिमिटेड है। लैंड मास हमारा तो बढ़ना नहीं है, ठीक है, ये एक लिमिटेड फैक्टर है। पॉपुलेशन बढ़ना है, पॉपुलेशन के हिसाब से जो है हमको जो फूड आइटम्स है उसका भी जो है प्रोडक्शन बढ़ाना है, उसकी भी फार्मिंग हमको बढ़ानी है। तो अगर हम जो है डाइवर्ट कर देंगे अपने लैंड मास को, चाहे फूड ग्रेन्स वगैरह को इथेनॉल ब्लेंडिंग के लिए, तो हो सकता है कि फूड स्केर्सिटी हो जाए। तो फूड सिक्योरिटी के लिए जो है समय समय पर जो है नई चीज़ों को अडाप्ट किया गया, नया चीज़ें इसमें ऐड किया गया। तो उसी को हम बोलेंगे एक जनरेशन से दूसरा जनरेशन, तीसरा और चौथा जनरेशन। तो बायोफ्यूल का जो है जनरेशन किस टाइप से है कि लिक्विड और गैसियस फ्यूल प्रोड्यूस फ्रॉम द बायोमास, बायोमास मतलब रिन्यूएबल सोर्सेज यूज्ड इन प्लेस ऑफ द ब्लेंड विथ डीजल, पेट्रोल और अदर फॉसिल फ्यूल, इथेनॉल, कंप्रेस्ड बायोगैस। तो कैसे कैसे जनरेशन हुआ देखिए। तो फर्स्ट जनरेशन क्या है कि इसमें जो है ना इथेनॉल बनता था एडिबल फीड स्टॉक से, जो एडिबल मतलब खाने वाली जो फीड स्टॉक्स थी उससे हमारा बायोफ्यूल का जनरेशन होता था, जैसे कि व्हीट, कॉर्न, शुगर केन। फूड ग्रेड रेपसीड्स, सोय और पाम ऑयल से हमारा जो है फर्स्ट जनरेशन का बायोफ्यूल जनरेट हो रहा था, ठीक है। सेकेंड जनरेशन में जब हम आए तो लिग्नोसेल्यूसिस, बायोमास एंड वेस्ट प्रोडक्ट से जो है हमारा बनना चालू हुआ, जिसमें व्हीट ब्रान, एनिमल फैट्स, वेस्ट ऑफ द कुकिंग एंड फ्राइंग ऑयल, जेट्रोफा, ये जो है चीज़ें जो है हम यूज करने लगे सेकेंड जनरेशन के लिए। इसमें हम क्या करते थे, जैसे जेट्रोफा वगैरह हुआ कि ये वेस्टलैंड पे भी जो है हमारा, चाहे वेस्टलैंड चाहे लैंड जो डिग्रेड हो गया है, हमारी फार्मिंग के लिए सूटेबल नहीं है, वहाँ पर भी ये जो है
जेट्रोफा की फार्मिंग हो जाती थी और उसका यूज हम करते थे बायोफ्यूल के जनरेशन में, इथेनॉल के प्रोडक्शन में। फिर जो है सेकंड जनरेशन में, फिर आया थर्ड जनरेशन में क्या कि माइक्रो एल्गाई और साइनोबैक्टीरियम बायोमास का यूज करने लगे हम। ठीक है, तो ये जो है एक तरीके से मतलब जो है वाटर के रिसोर्स वगैरह में भी हम यूज करने लगे। वाटर रिसोर्स वगैरह में जो होने वाले फाइटोप्लैंक्टन वगैरह हुआ, एल्गाई वगैरह हुआ, तो उसका यूज़ कर रहे थे। फोर्थ जनरेशन में क्या आया कि जेनेटिकली इंजीनियरिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ करने लगे हम, जिसमें ई कोलाई और सैक्रोमोइसाइल्स सेरेबेसाइस का जो है यूज होने लगा। मतलब ऐसा चीज़ हम यूज करने लगे कि टेक्नोलॉजी का यूज़ किए तो हमको लैंड मास पे डिपेंडेंसी, फूड आइटम पे डिपेंडेंसी जो है वो हम अपना रिड्यूस करने लगे। तो ये हुआ कि कैसे कैसे जो है जनरेशन जो है इथेनॉल के सबसे संबंधित इवॉल्व होती गई है। कुछ इनिशिएटिव जो है बायो इथेनॉल ब्लेंडिंग से संबंधित किया गया है। उसमें एक है P1 प्रधानमंत्री जीवन का मतलब जैव ईंधन वातावरण अनुकूलन फसल अवशेष निवारण तो योजना। इसके तहत जो है सेकेंड जनरेशन जो है बायोफ्यूल के प्रोडक्शन से संबंधित जो है उसको प्रोत्साहित करने का प्रोग्राम है। दूसरा क्या इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम चालू किया गया था इथेनॉल के प्रोडक्शन से संबंधित। तो ये क्या है कि इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम एक तरीके का सब्सिडी स्कीम होता है गवर्नमेंट के द्वारा, जो गवर्नमेंट जो है मार्केट रेट से कम इंटरेस्ट रेट पे जो है ये लोन वगैरह सेंक्शन करती है इथेनॉल से संबंधित प्लांट्स को। फिर इसमें जीएसटी को रिड्यूस कर दिया गया है, पहले 18% जीएसटी था उसको 5% कर दिया गया है। फिर और अमेंडमेंट टू द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट 1951 अमेंडमेंट किया गया था इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और रेगुलेशन एक्ट के तहत। और गवर्नमेंट अलाउज प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल फ्रॉम द शुगर कैन जूस मोलासेस ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2025-26। तो मतलब जो है इथेनॉल का प्रोडक्शन जो है शुगर कैन जूस और मोलासेस से भी अलाउ कर दिया गया है।